अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 5 बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया हुआ था, वैरायटी ऑफ लाइफ। उसके अंदर आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है हमारे पास वायरसेस। वायरसेस के बारे में आज हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये इन्फेक्शियस एंटिटीज़ होती हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ज़रिए आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आगे फैलती हैं। ये जानदारों के अंदर बीमारियों को पैदा करते हैं। ये एक आम इंसान की ये परसेप्शन है, लेकिन हम इसको बायोलॉजिकल वे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो वायरस है ये एक लैटिन वर्ड वेनम से डिराइव किया गया है, और जिस वेनम का लफ्ज़ी मतलब लैटिन के अंदर होता है पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है। तो पास्चर और रॉबर्ट कोच के टाइम पे भी जो पॉइजनस आप बीमारियों के साथ क्या होता था, बीमारियों के साथ इस वायरस को एसोसिएट किया जाता था। उन्हें वायरस के बारे में प्रॉपर जो थी वो नो हाउ बहुत बाद में हुई थी, लेकिन उनका ख्याल था कि कुछ ना कुछ ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा एंटिटी ज़रूर मौजूद है जो कि बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया बैक्टीरिया से उसके जो आप कह लें कि खसूसियात वो मुख्तलिफ हैं, और जानदारों के अंदर वो हार्मफुल वे में असरअंदाज होता है। तो वायरोलॉजी वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम वायरसेस को स्टडी करते हैं। तो वायरस की अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी विच कंटेन आरएनए और डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, और नॉर्मली ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनकेस्ड इन अ प्रोटीनेशियस कोड एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल्स। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो वायरस है ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये प्रॉपर ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। ठीक है। ये नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस इंटिटी है, ये पूरा सेल भी नहीं है, सेल से भी नीचे की बात है। ठीक है। तो कुछ बायोमॉलिक्यूल्स को आप कह लें कि आपस में मिलकर जो जानदार जानदार भी नहीं कह सकते, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाकर एक एंटिटी जो है वो बनती है, उसको आप वायरस का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, या डीएनए है या आरएनए है, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते। आमतौर पर जो प्लांट वायरसेस हैं उनमें ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और जो एनिमल वायरसेस हैं उनमें ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। लेकिन कुछ वायरसेस जो रेट्रो वायरसेस हैं ज़्यादा ख़तरनाक है, जिनमें एड्स का वायरस भी, एचआईवी भी शामिल है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और ये प्रोटीन कोड के अंदर लिपटे हुए होते हैं, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। अब रिप्रोड्यूस ये कैसे करते हैं, ये आगे इंसान को बीमार या किसी जानदार को बीमार कैसे करते हैं, इनके पास अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। ये होस्ट के जिस्म में दाखिल होकर उसी के माइटोकॉन्ड्रिया, उसी की गोल्जी बॉडी, उसी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनमें से कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। तो वो होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करके होस्ट को ही डैमेज कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो वायरसेस हैं ये हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं, मसलन इन्फ्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स। आप देख लें एड्स जो है वो भी वायरस की वजह से होती है। और आजकल के दिनों में कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी एक आफत की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। तो इसका भी जो आप कह लें मौजिब बनने वाला जो एंटिटी है वो भी क्या है, वो भी एक वायरस है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें जब भी वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, जब भी वायरस की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला जो नाम हमारे सामने आता है वो है एडवर्ड जेनर का। बहुत सारी बीमारियां हमारे पास मौजूद हैं जिनका सदियों से वो चली आ रही हैं, सदियों से उनका वो इंसान को बीमार कर रही थी, इंसानों की जानें उससे जा रही थी, लेकिन इंसान को उनके बारे में प्रॉपर नो हाउ नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अपनी नॉलेज की बेस पे उन बीमारियों के बारे में, उनकी ट्रांसमिशन के बारे में जाना, फिर उनको रोका कैसे जाता है ये भी जाना। तो सबसे पहले जिस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, या सबसे पहले जिस बीमारी के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स को बनाया गया, आप कह सकते हैं कि वो भी एक वायरल डिजीज़ ही थी। ठीक है जी। तो एडवर्ड जेनर ये काम करने वाला था 1796 के अंदर, उसने ये काम किया। कुछ बुक्स में 1798 भी कोट किया गया है। तो इसने काम क्या किया, इसने एक 8 साल का बच्चा, जेम्स नाम का बच्चा था, उसने क्या किया, जेम्स को 8 साल के बच्चे को काउ पॉक्स बीमार से मुतासरा एक औरत के हाथों पर लेयंस बने हुए थे। अब काउ पॉक्स क्या होता है? काउ पॉक्स एक बीमारी है जो आमतौर पर जो गाय के दूध वाला, जहाँ से दूध निकाला जाता है, उस हिस्से में गाय को वो इन्फेक्ट करती है। ठीक है। तो उस हिस्से पर छोटे छोटे लेयंस बन जाते हैं। तो जो औरतें, उस ज़माने में औरतें ये काम करती थी, मर्द भी
आप करते हैं, लेकिन उस ज़माने में औरतों से ज़्यादा ये काम लिया जाता था। औरतें जो दूध निकालती थी जानवरों का, तो उनके हाथों पर भी वो आप कह सकते हैं कि पीप वाले दाने बन जाते थे, ठीक है? तो इसने किया क्या, एडवर्ड जेनर ने, इसने उस पीप वाले दाने से के अंदर जो पस थी, उस पस को इंजेक्शन के ज़रिए निकाल लिया, ठीक है? और एक 8 साल के बच्चे को वो पस सेल्स जो थे वो इंजेक्ट कर दिए। अब हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला? अब असल में जेनर ने किया क्या है, उस जो पस क्या होती है, उस बीमारी के डेड या वीक जर्म्स होते हैं, तो वो जर्म्स इसने क्या किया उसके अंदर, जेम्स के अंदर इंसर्ट कर दिए। अब जेम्स बीमार ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत उसको जो है कह सकते हैं बीमारी के सिम्टम काउ पॉक्स के ज़रूर आए, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे, वो हेल्दी था, ठीक है जी। उसको कोई ज़्यादा बीमारी ने अफेक्ट नहीं किया। आजकल भी आप जो वैक्सीनेशन करवाते हैं, कोई भी बाज़-औक़ात वैक्सीनेशन के ज़रिए में के बाद आपको बुखार वगैरह हो जाता है। ये कोरोना की वैक्सीनेशन आप देख लें, एस्ट्राज़ेनेका, उस जिन्होंने लगवाई है वो 2-3 दिन उनको बुखार रहा है। तो ये बाज़-औक़ात कुछ वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वो उसी बीमारी के कमज़ोर जरासीम होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको मुतासिर ज़रूर करते हैं, ज़्यादा आपको डैमेज नहीं करते। तो इसने क्या किया, जेम्स के अंदर वो एक तरह से इम्यूनिटी पैदा कर दी, उस बीमारी के कमज़ोर जरासीम जो थे वो उसके अंदर दाखिल कर दिए। अब क्या हुआ कि इसने जेम्स को अब स्मॉल पॉक्स के जर्म्स का इंजेक्शन लगा दिया। एक इन्फेक्टेड बंदा जिसको स्मॉल पॉक्स थी, उसके स्मॉल पॉक्स से लेयन से वो जो पस थी उसके अंदर, वो निकाल के जेम्स को लगा दी। अब होना तो ये चाहिए था कि जेम्स को स्मॉल पॉक्स हो जानी चाहिए थी। एक बात याद रखिएगा, जो पहले उसको इंजेक्शन लगाया था वो काउ पॉक्स के वीक जर्म्स का था, और दोबारा जो लगाया वो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स का था, ठीक है। तो अब जेम्स को स्मॉल पॉक्स के हेल्दी जर्म्स लगाए गए, लेकिन जेम्स को कोई बीमारी पैदा नहीं हुई। असूलन तो जेम्स को बीमारी पैदा हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अब यही काम इसने एक जेम्स के बाद 23 बंदों के साथ किया, और उन 23 के 23 बंदों ने जो बीमारी स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स थे वो नहीं दिखाए। तो इसने सबसे पहले, एडवर्ड जेनर ही था जिसने स्मॉल पॉक्स का जो इलाज था उसको डिस्कवर किया, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस बीमारी का ना एक दोबारा रिव्यू डायग्राम की सूरत में आएगा। अब इसने जो मटेरियल यूज़ किया था वो काऊ से ऑब्टेन हुआ था, जो इनिशियल वैक्सीन आप कह लें वो काऊ से ऑब्टेन की थी, ठीक है। तो इसलिए लैटिन में काऊ को वैका कहते हैं, तो इसी से वैक्सीन का लफ्ज़ बना, और वैक्सीनेशन का लफ्ज़ बाद में पास्चर ने इस्तेमाल किया, ठीक है जी। तो इस डायग्राम की सूरत में दोबारा स्टोरी को रिवाइज करते हैं। सारा नेल्मिस वो औरत थी जिसको काऊ पॉक्स था, ठीक है। इससे एडवर्ड जेनर ने पास सेल्स लिए, और जेम्स को क्या कर दिया, काऊ पॉक्स के वो जर्म्स इंजेक्ट कर दिए जो नेल्मिस से लिए हुए थे, ठीक है। अब फिप्स जो था उसको थोड़ी बहुत बीमारी के सिम्टम आए, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। अब एक और औरत या एक और मर्द जिसको स्मॉल पॉक्स थी, उससे हेल्दी जर्म्स लिए और फिप्स को लगाए, तो फिप्स जो था उसको कोई बीमारी शो नहीं हुई, यानी कि उसकी वैक्सीनेशन पहले हो चुकी थी। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या है एक्चुअली वो सुन लें। हुआ क्या कि जब उसको वीक जर्म्स लगाए, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज थी वो एक्टिव हो गई, ठीक है। उन एंटीबॉडीज ने क्या किया, आपके अंदर आने वाले बाद की जो जर्म्स थे उनको किल कर दिया। होता क्या है, आप बचपन में देखें, इसके पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लगवाते हैं, इस तरह मीजल्स के अगेंस्ट बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जाती है, ठीक है। आपको हेपेटाइटिस की भी वैक्सीनेशन आई हुई है, वो भी करवाई जाती है। ये होता क्या है, आपकी एंटीबॉडीज़ को ये पहले से एक्टिवेट करते हैं, और जब आपकी बॉडी पर कोई जर्म एक्ट करता है तो पहले से आपकी फौज अंदर तैयार बैठी होती है, वो फ़ौरन उसको ख़त्म कर देती है। तो यही फिनोमिना था जो एडवर्ड जेनर ने उस वक्त इस्तेमाल किया था, ओके। इसके बाद चार्ल्स चेम्बरलैंड 1884 के अंदर इसने क्या किया, इसने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो पोर्सिलीन फिल्टर से तो नहीं गुजर सकते, ठीक है। लेकिन एक बीमारी हाइड्रोफोबिया, जो जिसको रेबीज कहते हैं, ये जो आप देखते हैं पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी पैदा होती है हाइड्रोफोबिया, पागल कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उसका जो स्लाइवा होता है उसके अंदर ये वायरस मौजूद होते हैं इसके रेबीज के। वो क्या करता है, उस इंसान के अंदर वाटर फियरिंग ऐसे कंडीशंस पैदा करता है कि वो जो शख्स होता है उसको पानी से डर लगता है, और अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर ना की जाए तो उस शख्स की मौत भी वाक़या हो सकती है, या उसको भी रेबीज़ हो सकती है। वो जिसको आगे काटेगा मज़ीद, उसको भी आगे रेबीज़ मुंतकिल होगी। तो ये आमतौर पर कुत्ते के अंदर ज़्यादा इसके जर्म्स एक्टिव होते हैं, लेकिन ये कैट्स, जो पूरी कैट फैमिली है, उन सब के अंदर इसके जर्म्स ज़रूर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि जो हाइड्रोफोबिया या जो रेबीज़ के जो जर्म्स हैं, उस वक़्त नहीं पता था ये क्या चीज़ है।
लेकिन बाद में पता चला वायरस है, तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो भी चीज़ है ये वायरस है, बाद में इसको नाम दिया गया। तो ये फ़िल्टरेबल है, यानी कि फ़िल्टर पेपर से ये गुजर जाएंगे, ये बहुत छोटे हैं, इनको फ़िल्टर पेपर नहीं रोक सकता। इसके बाद इवानोस्की ने 1892 के अंदर एक काम किया। उसने टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके जो एजेंट था, टोबैको मोज़ेक वायरस अब क्या होता है, तंबाकू के जो देखें जी पत्ते होते हैं वही इसकी क्रॉप होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, तंबाकू के पत्तों के ऊपर धब्बे से बन जाते हैं, मोज़ेक से बन जाते हैं। अब उसकी वजह से जो फसल की आप कह लें अफादियत है, जो फसल की क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी काम किया गया। तो उसने क्या किया, इसको स्टडी करने की कोशिश की। उसने बैक्टीरिया फ्री फिल्टर्स लिए। उसके बाद उसने क्या किया, उसने इन्फेक्टेड लीव्स को ग्राउंड किया कि एक पत्ता है, एक पौधा है जिसके ऊपर ये बीमारी आ चुकी है, उसने पत्ते ले लिए, उसको क्रश किया, ग्राउंड किया, उनको फिल्टर किया और उस फिल्टर के बाद वो जो फिल्ट्रेट था उसको डाल दिया हेल्दी प्लांट्स के ऊपर। उसने देखा कि जनाब हेल्दी प्लांट्स फिर से बीमार हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फिल्टर पेपर से वो फिल्ट्रेट जो गुजर गया है, उसका फिल्टर पेपर पे वायरस का कोई असर नहीं होता, वो इससे निकल जाते हैं। उसके बाद स्टैनली ने 1935 में क्या किया, उसने टोबैको मोज़ेक वायरस को सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज कर लिया, क्रिस्टल फॉर्म में इसको ऑब्टेन कर लिया। और केमिकल एनालिसिस ने ये बताया कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। और वायरस की कंपोजिशन बड़ी सिंपल सी है। हाँ, ओके। इसके बाद जनाब वायरसेस में एक और ख़ास तरह के वायरस हैं जी, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया के ऊपर पलने वाले वायरस हैं। बैक्टीरिया आपके जितने भी वायरसेस हैं इनको हमेशा एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो बैक्टीरियोफेजेस के केस में वो जो होस्ट है वो कौन है, वो बैक्टीरिया है। तो टिवर्ट और डी हैरले ने इंडिपेंडेंटली 1915 और 1917 में इसको डिस्कवर किया है। दोनों ने अलग अलग काम करके इसको डिस्कवर किया है। और इन्होंने देखा कि कुछ, इन दोनों की ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज जो उगाते हैं, ग्रो करवाते हैं, और उनके अंदर लाइसिस स्टार्ट हो जाती है और ये लाइसिस ट्रांसफरेबल है, यानी कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में आगे ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन अगर आप ये जो फिल्ट्रेट है इस कॉलोनी का, अगर उसको हीट करके दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट करें तो उससे ये बीमारी पैदा आगे मजीद नहीं फैलती। इसका मतलब क्या है कि हीट के ज़रिए वायरस को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से ये, अब वायरस के बारे में नो हाउ हो चुकी थी, वायरस डिस्कवर हो चुका था, तो उन्होंने तब इस बात को कंफर्म किया कि ये जो लाइटिक एजेंट है हमारे पास, ये वायरस होता है और बैक्टीरियोफेज का मतलब ही होता है बैक्टीरिया ईटर। तो यहाँ पर आपको एक जो बैक्टीरियोफेज है उसकी डायग्राम नज़र आ रही है। आगे इसको, आगे के लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस की खसूसियात, जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं कोई 6-7, ये सब वायरसेस के अंदर होती हैं। पहली करेक्टरिस्टिक कि जनाब, पहला करेक्टर, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और आप इनको आम आँख की मदद से नहीं देख सकते, आप इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो हम कहते हैं जी, दूसरी बात है साइज़, हम कहते हैं छोटा है, कितना छोटा है। तो इनका साइज़ जो होता है वो 250 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक होता है। और तीसरी बात, ये फ़िल्टरेबल होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना तक छोटे होते हैं, इसलिए फ़िल्टर पेपर को क्रॉस करना इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, यानी कि ये अपने होस्ट के अलावा कहीं नहीं पाए जा सकते। आप इनको आर्टिफिशियल मीडिया पे जिस तरह हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा लेते हैं, इनको नहीं करवा सकते। इनके लिए आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही चाहिए। और लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, इनकी अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। और एक बात, इनकी ये बीमारी पैदा करते हैं, दे काज डिजीज़। बहुत सारी बीमारियां हैं, कुछ माइल्ड सी हैं, अब फ्लू है वो माइनर सी होती है, और आप देखें कि एड्स है उससे बंदा भी मर जाता है। तो कोरोना है, उसने भी हमें बहुत तंग किया हुआ है आजकल। उसके बाद रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का इन पे कोई असर नहीं होता क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होती हैं, वायरस के लिए नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ वायरसेस आपको दिखाए गए हैं। ये बैक्टीरियोफेज आपने पहले देख लिया, ये एचआईवी वायरस है, और ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है, ये इबोला, और ये एडिनो वायरस, और ये इन्फ्लुएंजा, और ये बैक्टीरियोफेज। ये तमाम कुछ वायरसेस हैं, उनकी डायग्राम आपको दिखाई गई है। तो इसके बाद अगर हम एक वायरस का स्ट्रक्चर देखें, यानी कि वायरस के अंदर होता क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं वायरियन, कुछ टर्म्स हैं।
तो वायरियन एक कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी कि प्रॉपर एक ऐसा वायरस जिसके अंदर आपको बीमार करने की सलाहियत हो, बीमारी पैदा करने की सलाहियत हो, इन्फेक्शन करने की सलाहियत हो, उसको वायरियन कहते हैं। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी बात होती है न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, पहले भी हमने जिक्र किया कि इसके अंदर या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। इसके बाद है कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? ये वो प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं जिसके अंदर डीएनए या आरएनए कोटेड होता है। ठीक है जी। उसके बाद है कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स आपके कैप्सिड के सब यूनिट होते हैं। अब एडिनो वायरस के केस में जो कैप्सोमियर्स हैं ये 162 हैं और हर्पीज वायरस के अंदर ये 252 हैं। अब न्यूक्लियो कैप्सिड एंड एनवेलप। अब न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होगा? कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड, इसको आप न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम देंगे। और कुछ वायरसेस जो हैं वो अपने गिर्द होस्ट के मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए एनवेलप डेवलप कर लेते हैं। ये लिपोप्रोटीन का होता है या समटाइम्स सिर्फ प्रोटीन का भी हो सकता है। तो जिन वायरसेस के ऊपर एनवेलप नहीं होता उनको नेकेड वायरसेस कहते हैं। इसके बाद शेप डिफरेंट होती हैं, पॉलीहाइड्रॉन भी होती हैं, हेलिकल भी होती हैं, क्यूब शेप भी कुछ वायरसेस मौजूद हैं। इसके बाद है प्रायॉन्स। ये इन्फेक्शियस कुछ प्रोटीन्स का नाम है और ये इनकी कंट्रोवर्शियल नेचर है, ये प्रॉपर एंटिटी नहीं है। तो ये भी कुछ बीमारियां पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, जिस तरह मैड काउ डिजीज़ है ये पैदा करती हैं। तो यहाँ पर आपको एक वायरस का जनरल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर इसके अंदर जो कोर में मौजूद है इसका जीनोम होता है, या तो ये डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। ठीक है अभी। इसके बाद इसके गिर्द जो आप देख लें कि ये वायरल कॉम्प्लेक्स कुछ मौजूद होते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और यहाँ पर देख लें न्यूक्लियो कैप्सिड आपके अंदर, इस सारे स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियो कैप्सिड कहेंगे। ये येलो कलर में प्रोटीन कोड दिखाया गया है और ये बाहर सबसे एंड पर ये रेड कलर में एनवेलप आपको नज़र आ रहा है। और ये स्पाइक्स आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ स्पाइक्स मौजूद होते हैं कुछ वायरसेस के अंदर, ये अटैचमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।